नमस्कार। ये वीडियो छठी कक्षा के बच्चों के लिए है। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सरोज हिंदी पाठमाला में से अध्याय 2 100 जिले नामक पाठ की कहानी सुनाऊंगी और अगले वीडियो में पाठ की व्याख्या करूंगी ताकि पाठ समझना आपके लिए सहज हो जाए। 100 जिले, 100 क्या होता है 100, जिले लेक्स। आपने वाटर बॉडीज के बारे में सुना होगा, तालाब, पॉन्ड, रिवर, नदी, सी, समुद्र। तो यहाँ पे है झीलें। झीलें मतलब लेक्स। तो प्रत्येक देश में बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित होती हैं। लोक कथाएं, लोगों में प्रचलित कथाएं। आपने भी अपने दादा दादी, नाना नानी से बहुत सारी लोक कथाएं सुनी होंगी। लोक कथाओं का संबंध वहाँ के जनजीवन से होता है, अर्थात लोगों में प्रचलित कथाओं से ये पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है और वे अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या करते हैं। आज मैं आपको जो लोक कथा सुनाने जा रही हूँ वह चीन देश से संबंध रखती है। कथा सुनाने से पहले आप ये बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के भरण पोषण के लिए प्रायः कौन से कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मतलब विलेजेस में, रूरल एरियाज में परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए प्रायः मतलब ऑफन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के भरण पोषण के लिए मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ी लाना, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, खेती आदि कार्य किए जाते हैं। तो आज मैं आपको 100 झीलों के प्रदेश की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वहाँ भी लोग कुछ ऐसा ही करते थे। तो कहानी इस प्रकार है कि चीन में मिन नदी के आसपास अनेक छोटी छोटी झीलें हैं। अभी एक झील ही हो तो हम लोग देखने जाते हैं, बोटिंग करने जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी अनगिनत 100 झीलें मतलब बहुत सारी झीलें, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक ही प्रदेश में बहुत सारी झीलें थी, इसीलिए लोग इन्हें 100 झीलों का प्रदेश बुलाते हैं। ये अनगिनत झीलें वहाँ कैसे बन गई, इस सिलसिले में वहाँ एक पुरानी लोक कथा प्रचलित है। वेनपेंग नाम का एक छोटा सा लड़का था। ठीक है, अभी ये नाम जो है चीन की कहानी है तो नाम भी वैसा ही है, वेनपेंग। वेनपेंग नाम का एक छोटा सा लड़का था। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। देहांत मतलब मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ दिन रात चावल के खेत में मेहनत करती और वे खुद मछली पकड़ता था। किसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन उसके जाल में सुंदर चमकीली सुनहरी मछली फंस गई। वे हैरान रह गया। मछली बोलती भी थी। मछली ने कहा, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे ना खाएं। मुझे जल्दी से पानी में डाल दें, नहीं तो मैं मर जाऊं। वेनपेंग को उस पर बरबस दया आ गई। बरबस मतलब बिना कारण, बिना बल के, अपने आप बिना कारण उस पर दया आ गई। उसने मछली को वापस पानी में डाल दिया। मछली पानी की सतह पर नाचने लगी और उसने कहा, तुम्हारी इस दया का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। नदी के मुहाने के पास, मुहाना अर्थात माउथ ऑफ द रिवर, समुद्र में नदी के गिरने का स्थान। तो मछली ने क्या कहा, नदी के मुहाने के पास तट पर सरों का एक वृक्ष है।
अगर तुम वहाँ खोदोगे तो तुम्हें एक मूल्यवान मोती मिलेगा। जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना होगी, लेकिन ये बात किसी से ना कहना। इतना कहकर सुनहरी मछली ने नदी में छलांग लगाई और दूर चली गई। मछली की बात सच साबित हुई। उसने वहां पर खोदा और उसे एक नायाब मोती मिला, एक अमूल्य मूल्यवान मोती मिला और उनके खेतों में अब पैदावार ज्यादा होने लगी। माँ बेटा सुख चैन से रहने लगे। वे बहुत अमीर हो गए। सारे देश में वेन पेंग और उसकी माँ के सुख सौभाग्य की चर्चा होने लगी। सभी सोचने लगे कि इसके पीछे कोई जादुई चमत्कार है। वहां के जमींदार ने इस रहस्य को जानने के लिए कि ये लोग अमीर कैसे हो गए, कुछ बदमाशों को वेन पेंग के यहाँ भेजा। बदमाशों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया कि वे अगर अमीर होने का रहस्य नहीं बताएंगे तो उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। माँ बेचारी तो कुछ नहीं जानती थी क्योंकि उसके बेटे ने उसे कुछ नहीं बताया था। बदमाश उनके घर की तलाशी लेने लगे। उनकी पेटियों को खोलकर सारे कपड़े झाड़ झाड़ कर देखने लगे। रजाई गद्दे उल्ट पलट कर देखने लगे। वेन पेंग घबराने लगा क्योंकि उसने वह नायाब मोती अपने तकिए में छुपा रखा था। उसने एक दो बार तकिए पर नजर डाली कि कहीं बदमाश तकिया फाड़कर मोती न ले ले। यही उसकी गलती थी। क्या गलती थी कि वह बार बार तकिए की ओर देखने लगा। एक दो बार उसने तकिए की ओर देखा, इतना ही काफी था। एक बदमाश ने उसकी नजर का पीछा करते हुए उसके तकिए को उठा लिया और तलवार की नोक से उसे फाड़ डाला। रुई इधर उधर उड़ने लगी और वह मोती जमीन पर गिर पड़ा। वेन पेंग ने मोती को उठाकर उसे निगल लिया। अचानक उस झोंपड़ी में घना कोहरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वहां हरी हरी रोशनी जगमगाने लगी। ये रोशनी वेन पेंग की आंखों की चमक थी। ये रोशनी बढ़ती ही जा रही थी। बदमाश वेन पेंग की आंखों की तेज हरी रोशनी के सामने डर से कांपने लगी। वेन पेंग को घुटन महसूस होने लगी। वह खुद भी हैरान था कि उसके भीतर कुछ अजीब सा परिवर्तन क्यों होने लगा है। उसे बेहद गर्मी लगने लगी। वह बाहर आ गया। उसने खुले वातावरण में एक गहरी सांस ली, मानो खुले वातावरण की सारी हवा अपने अंदर ले लेना चाहता। अचानक उसे बहुत प्यास भी लगने लगी और वह सीधा मिन नदी के किनारे पहुंच गया। तो चीन में वहां पे जो पास में नदी बहती थी उस नदी का नाम था मिन नदी। जैसे हमारे यहाँ गंगा, यमुना, कावेरी भारत की नदियां हैं, वैसे चीन में नदी का नाम क्या था? मिन नदी। तो वह वहां पर पहुंच के चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगा। नदी का पानी कम होने लगा। अचानक उसने अपनी परछाई नदी के पानी में देखी तो वह डर के मारे चीख पड़ा क्योंकि परछाई में वेन पेंग की जगह एक बहुत बड़ा ड्रैगन आप जानते हो ना, जिसको हम परदार सांप भी कहते हैं। तो उसकी जगह पे उसने परछाई में क्या देखा? ड्रैगन देखा। उस ड्रैगन की आंखें लाल लाल अंगारों जैसी जल रही थी। अंगारे मतलब जैसे जलते हुए कोयले हों। उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और उसके सर के सारे बाल झड़ गए थे, मतलब सर पे कोई बाल नहीं था। उसके नाखून जानवर की तरह हो गए थे। उसका आकार बदल चुका था। हिंसक जानवर की तरह नाखून हो गए थे, मतलब जैसे शेर और चीते के बड़े बड़े हिंसक नाखून होते हैं, वैसे नाखून उसके हो गए थे। उसका पूरा आकार ही बदल गया था। उसकी माँ उसका पीछा करते हुए मिन नदी पर उसके पीछे पीछे आ गई थी। माँ ये सब परिवर्तन अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अपने इकलौते बेटे को
ड्रैगन में बदलते देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। चीन के लोग ड्रैगन को शुभ मानते हैं, उसके चित्रों को अपने घर पर भी रखते हैं, लेकिन वेनपेंग की मां को बेटे को खोने का भारी दुख था। इधर वेनपेंग मन से पूरी तरह से ड्रैगन नहीं बना था। उसका मन बार बार अपनी माँ के पास रहने के लिए मचल रहा था, लेकिन आधा मन जो ड्रैगन बन चुका था, आकाश में ड्रैगन देश जाने के लिए व्याकुल था। ड्रैगन में बदला वेनपेंग जब ड्रैगन देश जाने लगा तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसे माँ से अलग होने का भारी दुख था। वहाँ के लोगों का मानना है कि जहाँ जहाँ वेनपेंग के आंसू गिरे वहाँ वहाँ एक एक झील बनती गई। इसीलिए मिन नदी के आसपास की ऐसी सैकड़ों झीलें वेनपेंग की अपनी माँ से बिछुड़ने की दुख भरी गाथा कहती हैं। इसीलिए मिन नदी का वह इलाका 100 झीलों का प्रदेश कहलाता है। तो ये थी कहानी 100 झीलें। धन्यवाद।